तो क्या G7 समिट से ट्रंप की अमेरिका वापसी ईरान और इजराइल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है? क्या सीज फायर को लेकर अब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? क्या खामेनेई से ईरान को मुक्ति मिलने वाली है? क्या यही रास्ता है? और अगर खामेनेई को टारगेट कर रहा है इजराइल और अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर अब ईरान आगे क्या करेगा? या खामेनेई अब अपनी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं और उनके ऊपर अगर अब टारगेट सेट कर दिया गया है इजराइल की ओर से तो अब युद्ध की स्थिति क्या होगी? इजराइल का कुछ ऐसा ही दावा है। इजराइल हमलों से तेहरान में कोहराम मचा हुआ है, ईरान भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप ने भी लोगों से तेहरान खाली करने की अपील की है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये युद्ध कहां जा रहा है? खास मेहमानों से चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। ईरान में त्राहिमाम, फुल एक्शन में इजराइल। ट्रंप भी G7 समिट छोड़कर पहुंचे अमेरिका। तो क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? खुद ट्रंप ने अपने अमेरिका वापसी पर साफ कहा कि वो सीज फायर के लिए नहीं बल्कि उससे बड़े काम के लिए अमेरिका लौट रहे हैं। लगता है इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब आर पार के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है और इसका गवाह है वो ताजा घटनाक्रम जिसमें इजराइल ने नवनियुक्त ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर शाद मानी को पद लेने के 4 दिन के अंदर ही ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ये भी दावा कर चुका है कि तेहरान के आसमान में अब उसके जेट आजादी के साथ उड़ान भर रहे हैं। तो ये रही ईरान इजराइल युद्ध की एक ताजा बानगी। लेकिन आगे की कहानी भी सुनते चलिए। लगता है कि इजराइल ठान चुका है कि वो ईरान की आवाम को खामेनेई की सत्ता से मुक्ति दिलाकर रहेगा। तभी तो खामेनेई बंकर में छिप गए हैं और वहीं से फरमान जारी कर रहे हैं। तो वहीं इजरायली सेना तेहरान में तबाही का वो मंजर मचाए हुए है कि एक ईरानी न्यूज चैनल के लाइव टेलीकास्ट के दौरान हमला बोल दिया और ये जता दिया कि उसकी पहुंच ईरान के हर उस कोने में है जहां से ईरान अपनी गतिविधियों को चला रहा है। अब ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की भूमिका की चर्चा भी जरूरी है। शुरू से ही इस जंग में इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका ने स्थितियों को भांपते हुए परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत USS निमित्ज को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है और ये खाड़ी की ओर जाने वाला दूसरा अमेरिकी युद्धपोत है जो पहले साउथ चीन सागर में तैनात था। यूएस का SS कार्ल विंसन पहले से अदन की खाड़ी में तैनात है। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप जो कुछ बड़ा करने की बात कह रहे हैं शायद वो ईरान पर अमेरिकी युद्धपोत से हमला भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी हालत में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एम्बेसडर शशांक सर का, पूर्व विदेश सचिव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। शशांक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, इंटरनेशनल रिलेशंस, JNU से संबंध, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर आपका हमारे शो पे। शशांक सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये जो ट्रंप साहब कह के गए हैं कि वी आर लुकिंग मोर देन सीज फायर, मैं दुनिया में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ रहा हूँ, बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली ट्रंप क्या बोल के गए। उसका असेसमेंट अभी भी चल रहा है। व्हाट इज इट सर? आई मीन मोर देन सीज फायर का मतलब क्या वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं या अब आगे बढ़कर कुछ निर्णायक करने का उनका संकेत है? ऐसा ही कुछ लगता है कि वो निर्णायक मोड़ पर इस युद्ध को पहुंचाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा था कि इजराइल ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो बहुत ही डीप अंडरग्राउंड बंकर्स हैं न्यूक्लियर, उनके लिए अगर वो या तो इजराइल को अलाउ करे या खुद अपने आप से वो अपने जो बंकर बस्टिंग बिग बॉम्ब्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो पहले उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने यह भी मना कर दिया था कि किसी तरीके का जो उनके खामेनेई साहब हैं उनके ऊपर किसी तरह का पर्सनल हमला हो। लेकिन अब G7 के बाद में वहां जाकर जो उन्होंने कुछ माहौल देखा कि सब लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो शायद उनको
लगा कि ये सीज फायर का मसला वो ठीक सूट नहीं करेगा उन्हें, तो जल्दी वो आ भी गए हैं। और जो सीज फायर की जिन लोगों ने बात करी है उनका उन्होंने थोड़ा मजाक भी उड़ाया है कि वो समझते नहीं है चीज सिचुएशन को। तो हम समझते हैं कि एक तरीके से पहले जब बात हुई थी पुतिन साहब की और ट्रम्प साहब की, तो ऐसा लगता था कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो और जो पर्सनल लीडरशिप है ईरान की उसको ज़्यादा नहीं डायरेक्टली अटैक किया जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद कुछ उसमें बदलाव आया है। अभी निर्णायक तो स्थिति हम कुछ कह नहीं सकते हैं, खाली ये कहा जा सकता है कि तेहरान से सब विदेशियों को उन्होंने खाली करने के लिए बोला है, ईरानियंस को भी बोला है खाली करें तेहरान को। तो मैं समझता नहीं हूँ कि क्या इस समय बात बनेगी। भारत को सबसे पहला काम यही करना है और जो कर भी रहे हैं कि जो भारतीय ईरान में और इजराइल में हैं उनको वो सेफली बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आर्मीनिया वगैरह पहुंच भी चुके हैं और बाकी प्रयास जारी है। बिल्कुल सर। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आप का असेसमेंट क्या है सर? एग्जैक्टली क्या ट्रम्प चाह रहे हैं और किस तरफ आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं जाते हुए? हाल ही में वो छोटा सा जो बदलाव नजर आता है वो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इजराइल के कहते हैं कि जब तक वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, मतलब जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। तो उसका सीधा समर्थन अब राष्ट्रपति ट्रम्प करना शुरू हो गए हैं और वो मुझे लगता है कि G7 की शिखर वार्ता में, शिखर सम्मेलन में उनको जो पहला ड्राफ्ट यूरोपीय देशों का जॉइंट स्टेटमेंट के लिए आया था, जिसमें डी एस्केलेशन की बात हुई थी कि दोनों ईरान और इजराइल मिलकर डी एस्केलेशन करना चाहिए इनको, वो उनको मान्य नहीं थी और ड्राफ्ट चेंज हुआ और ड्राफ्ट में फिर ये लिखा गया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता के माहौल के लिए, आतंक के लिए ईरान जिम्मेदार है और ईरान को परमाणु अस्त्र बनाने नहीं चाहिए या बनाने नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद अचानक, ये पहले से उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं था, अचानक रात्रि भोज के बाद उन्होंने तय किया कि वापस जाएंगे वो। और जब उनके जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि उनको जाना पड़ा क्योंकि वो युद्ध विराम की कोशिश में हैं, तो फिर उन्होंने हवाई जहाज से जाते हुए ये सोशल मीडिया या जर्नलिस्ट को बताया कि वो कुछ और बड़े काम के लिए जा रहे हैं वापस, केवल युद्ध विराम के लिए नहीं। और फॉक्स न्यूज ने बाद में कहा कि व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले वहां उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम जो है वो वहां के सिचुएशन रूम में तैनात होनी चाहिए ताकि जाते ही कुछ बातचीत करेंगे। तो आज सुबह की इधर अमेरिका में हेडलाइंस में क्या बदलाव होगा उसकी कुछ उम्मीद की जा सकती है। और मुझे लगता है कि पहले कार्यकाल में यदि अफगानिस्तान के एक्सपीरियंस से उन्होंने कुछ सीखा वो ये, और कहा उन्होंने बार बार कि वो फौजियों को दूसरे देशों के युद्ध में भेजेंगे नहीं, बल्कि तकनीक और प्रबंधन लगाकर या फिर टैरिफ हाइक्स करके या दूसरी तरह का दबाव बनाकर वो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसको बनाए रखेंगे। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वो आज इजराइल को इस तरह के हथियार मुहैया करा सकते हैं जो जैसे बंकर बस्टिंग, करीब 30,000 पाउंड के बड़े बम और B-20 या B-2 बम्बर्स जो चाहिए उसको ले जाने के लिए, ताकि वो जो 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर जो फैसिलिटीज बनी हुई है उनको किस तरह से विध्वंस किया जा सके। उसके लिए भी मुझे लगता है कि फोर्स पोस्चरिंग, जैसे आपने कहा USS निमित्ज वहां डिस्पैच किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि वहां 40,000 से ज्यादा अमेरिकी फौज पूरे उस क्षेत्र में है और कई उनके ठिकाने हैं। तो उनको सुरक्षा देने के नाम से फोर्स प्रोजेक्शन किया जाएगा और आने वाले समय में कुछ हथियार मुहैया कराए जाएंगे। मुझे लगता है उसमें भी उनको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति की वो बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या अब राष्ट्रपति ट्रंप हो। वो लगातार युद्ध को बढ़ाने की बात करते हैं। ईरान ने हालांकि कहा है कि संकेत दिए हैं कि बातचीत होनी चाहिए, पर उन्होंने भी कहा कि बातचीत दो चीजों के बाद होगी। एक तो ये कि परमाणु अस्त्रों पर जो या परमाणु जो खोज है उनकी जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर, उस पर बातचीत नहीं होगी, और दूसरा रिटेलिएशन जब वो कर लेंगे उसकी बाद बातचीत करेंगे। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि युद्ध विराम का कोई आसार नजर आते हैं। शायद इसीलिए
राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बात से पीछे हटना ही ठीक समझा, क्योंकि अभी युद्ध विराम होने का कोई भी संभावना सामने नहीं है। पर क्या अमेरिका सीधा उस युद्ध में शामिल होगा? मुझे नहीं लगता सीधा अमेरिका उसमें युद्ध में शामिल होगा। केवल वो हथियार मुहैया कराएगा, और उसमें भी चिंता ये होगी कि यदि अमेरिका के हथियार कामयाब नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए कि F-35 एयरक्राफ्ट मारकर गिराए गए हैं, ऐसा खबरों में है, तो उस पर भी जो अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है दुनिया में हथियारों का, उसकी साख पर भी असर आता है। तो बहुत ध्यान देना होगा। तो पोस्चरिंग मुझे लगता है ज्यादा है और पोजीशनिंग इसमें मुझे लगता है कम है। और ट्रंप जैसे हम जानते हैं कि वो अपनी बात को वापस भी ले सकते हैं, कभी भी दूसरी अलग बात कह सकते हैं। और जो G7 शिखर सम्मेलन में इतने राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, 7 तो G7 के और 8 दूसरे आउटरीच राष्ट्रों के जो अध्यक्ष वहां हैं, उनका जो कोशिश थी कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप से तालमेल बनाकर वो कुछ व्यापार निवेश की बात करेंगे, वो अवसर छूट गया। और ये नई चिंता सामने आई है कि क्या ट्रंप कुछ अलग करने वाले हैं। जैसा उन्होंने कहा, यदि वो अलग कुछ करते हैं तो पूरे क्षेत्र में क्या असर होगा और इन सब राष्ट्रों को क्या असर होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगा। जी, तो G7 के शिखर सम्मेलन का माहौल भी एक तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इस बीच सर मैं आऊँगा, क्योंकि ट्रंप साहब के मन में क्या कुछ चल रहा है उसके लिए हमें बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। बट शशांक सर, अभी जो ईरान की तरफ से जो रवैया है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया है। वहाँ से कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग है उससे धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इधर इजरायली जो है वो अपने हवाई हमले जारी रखे हुए। अब जो डिप्टी कमांडर थे मेजर जनरल अली शादमानी, जो 4 दिन पहले ही जिन्होंने टॉप कमांडर का पद संभाला था, उनको भी उन्होंने मार गिराया है। तो दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि मध्यस्थ तो छोड़ दीजिए, तीसरा कोई छोड़ दीजिए, ये दोनों भी किसी भी रूप में फ़िलहाल रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या सर अब इस युद्ध में एस्केलेशन ही एक अवश्यंभावी चीज़ रह गई है? आप इसको एस्केलेशन समझिए तो ऐसा चलेगा कि बहुत लंबा खींचेगा युद्ध। ओके। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को अब ऐसा कुछ लगने लगा है कि एस्केलेशन टू फिनिश ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी स्थिति आ सकती है। क्योंकि पहले उनको बहुत इस बात का ध्यान रखना था कि उनके बहुत सारे बेसेस, बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स उस क्षेत्र में मौजूद हैं। दूसरा, जो तेल की सप्लाई होती है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी मात्रा में वहाँ से निकलते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं ईरान ने कहा था कि वो कम से कम उसको पूरे तरीके से बंद कर देंगे। और अभी शायद 3 शिप्स वहाँ पर उनमें आग भी लगी हुई है उस एरिया में। तो एक प्रकार से मुझे लगता ये है कि अब उनको या तो ऐसा नज़र आने लगा है कि किसी ना किसी तरीके से वो 1-2 दिन के अंदर युद्ध को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और उससे में जो है उनके इन जो उनकी चिंताएं थी उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसा लगता है कि ईरान में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद लीडरशिप में अब आगे जो है ऐसी ज़्यादा कूटनीतिक तरीके से या किसी और तरीके से कोई निगोसिएशन करने की बात शायद नहीं चलेगी। लेकिन ये असली असेसमेंट तो ये निर्भर करता है कि नेतन्याहू साहब का और ट्रंप साहब का क्या असेसमेंट है। क्योंकि इस समय वो यूरोप की भी नहीं सुन रहे हैं, किसी और की भी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा ये लगता है कि दोनों एकदम से मिल गए हैं अपनी एक बात में कि जो नेतन्याहू चाहते थे शायद ट्रंप साहब उस बात को मान गए हैं। बट शशांक सर, मेरा आपसे ही सवाल रहेगा कि अगर ट्रंप इस बात को मान गए हैं तो उसका स्वरूप क्या होगा? मतलब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट का स्वरूप क्या होगा? क्या इजरायली अटैक्स को ज्वाइन करेगा यूएस, या इजराइल को सिर्फ ये परमिशन देगा कि आप खामनेई साहब को जो है अब आप निशाना बना लीजिए, या अलग से ईरानियन स्टैब्लिशमेंट्स पर जो है वो अमेरिका सेपरेटली हमले शुरू करेगा? मतलब उसके इन्वॉल्वमेंट का स्केल को अगर कुछ आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो पहले हथियार मुहैया कराएगा औरों को, और जब तक ऐसी एंड स्टेज नहीं पहुंच जाएगी जहां उनको या तो उनके जो सैनिक हैं या और अमेरिकन एसेट्स हैं इस क्षेत्र में उनके ऊपर असर ना पड़े, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि अगर ईरान में एक बहुत ज़्यादा रेडिकल
और रजीम आ जाती है, तो जिस प्रकार से सुन्नी लीडरशिप इराक में निकल कर आई है आईएसआईएस की, तो उसी तरह की शिया में भी ग्रुप में अगर इस तरह की लीडरशिप निकल कर आ जाती है तो वो उनके हित में नहीं है। तो अगर वो सोचते हैं कि नहीं, वहाँ पर ईरान में इस समय उनको ऐसा अवसर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे प्रो अमेरिकन फोर्सेस, प्रो वेस्टर्न फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा हावी हो सकती हैं, अगर कोई चुनाव वगैरह की स्थिति आती है तो उसी समय वो डायरेक्टली आएंगे। मेरे ख्याल से बाकी समय में वो इसराइल को आगे हाथ अपना करने देंगे जो कार्य करना चाहते हैं, और उनको जितना मदद करते हैं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये युद्ध ईरान और इसराइल के बीच में रहता है तो अमेरिकन एसेट्स पे उस पर नहीं असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका की शान में कोई बट्टा लगे। एब्सोल्युटली। स्वर्ण सिंह सर, आपकी नज़र में वो स्वरूप क्या होगा? क्या जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहे जाते हैं इसराइल, जिनकी एक्सेस या परमिशन चाहता है यूएस से, जो उसको सप्लाई किए गए थे GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स MOPs जिन्हें कहा जाता है, क्या वो कि उसकी परमिशन दे देगा? और उनकी परमिशन अगर दे देगा तो क्या ये एक तरह से जो बंकर बस्टिंग म्यूनिशंस होते हैं, क्या वो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं और उसमें जो 1 मील 1.5 मील अंदर जो उनके परमाणु ठिकाने हैं, संयंत्र हैं, क्या उनको स्पेसिफिकली टारगेट करके न्यूट्रलाइज करके ये इंटेंशन है अभी इसराइल का? तो यूएस के इन्वॉल्वमेंट का आपका असेसमेंट क्या है सर? पहली बात तो ये कि तकनीकी नजरिए से देखें तो हथियारों में ये आज हैसियत है, इस तरह के हथियार हैं जो उन परमाणु ठिकानों को विध्वंस कर सकते हैं उनका। और उन हथियारों को जाकर दागने में कई चीजें उसमें शामिल होती हैं। उसकी टारगेटिंग होती है, उसमें जो जहाज चलाने वाले हैं, बॉम्ब रिलीज करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें जिसको सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि आप जहाँ चोट करना चाहते हैं उससे कितनी दूर आपका बम वगैरह गिरता है, तो वो सब चीजें कभी कभी उसमें थोड़ा सा कम नुकसान करने में कह सकते हैं कि हासिल होता है उसमें। पर ये तकनीकी तौर पे ये संभव है, ये मैं कहूँगा। दूसरी बात ये कि इतिहास में आप पिछले 100 वर्ष के इतिहास में मोटे तौर पे देख लें तो जितने भी देश जो परमाणु अस्त्र बनाने में सक्षम थे पर उन्होंने परमाणु बम नहीं बनाए, वो हमेशा दोस्ती से और उनको कुछ इंसेंटिव देकर उनको इस रास्ते से हटाया गया। वो चाहे कनाडा हो, पश्चिमी जर्मनी हो एक जमाने में, ब्राजील, अर्जेंटीना हो दूसरे जमाने में, सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां के 3 जो राष्ट्र थे उनकी बात करें, किसी को भी आज कर डरा कर धमका कर युद्ध करके परमाणु अस्त्रों की जो प्रोग्राम है उससे हटाया नहीं जा सका है। तो इस तरह से युद्ध करने से नुकसान हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं बार बार कि उन्होंने पहले से ही ईरान के परमाणु अस्त्रों की खोज को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे धकेल दिया है। वो सच हो सकता है, पर क्या उनका उद्देश्य ईरान का जो है कि वो परमाणु बम बनाना चाहते हैं? हालांकि वो अभी तक कह रहे हैं वो नहीं बनाना चाहते हैं। वहां के खमानई का एक फतवा भी है इस बात को लेकर कि हम परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह का युद्ध और इस तरह का विध्वंस करने से शायद ईरान में भी जो जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो उनका ज्यादा मुझे लगता प्रभाव बढ़ेगा और उनका जो सॉरी टू इंटरप्ट स्वर्ण सिंह सर, सर आपको क्या लगता है? अब इस पर भी चर्चा हो रही है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो इजराइल ने दावा किया, अभी मैं कुछ ईरानियन अखबार पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि वेस्ट की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं CNN वगैरह की, जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल के नियर कैपेबिलिटी के जो दावे हैं उससे ट्रंप रिजीम भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? आपको क्या लग रहा है सर, क्या वाकई में ईरान परमाणु हथियार संपन्नता की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, जा चुका है? आपका नज़रिया क्या कहता है सर? देखिए, इस वक्त सैन्य युद्ध के साथ साथ सूचना युद्ध भी चला हुआ है। दोनों तरफ से सूचना युद्ध में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। नेतन्याहू साहब ने खुद कहा कि वो असैसिनेशन करेंगे खमानाई का। उन्होंने खुद कहा कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बन चुके हैं, इसलिए उनको हमला करना पड़ा। जबकि संस्थान आप देखें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हाल ही में आई रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान 60% तक
एनरिचमेंट कर चुका है यूरेनियम 235 की, और इस तरह का यूरेनियम करीब करीब 300 किलो उसके पास स्टॉक पाइल हो चुका है। तो भविष्य में वो कम से कम 9 परमाणु बम तक बना सकता है। और ठीक उसके साथ अमेरिका में भी आप देखें, तुलसी गॉबर्ट जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, उन्होंने सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को बयान दिया था कि हाँ, बिल्कुल ठीक है कि ईरान उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, पर अभी बम बनाने से काफी दूर है। हम्म। तो संस्थान अलग बात कहते हैं और युद्ध में शामिल आज नेतन्याहू अलग बात कहते हैं। तो ये तो एक परसेप्शन की बात है कि आपके दुश्मन देश को लगता है कि आप सक्षम हैं या उनको लगता है कि आप सक्षम नहीं हो, वो ज्यादा प्रभावी होता है बजाय कि आपके पास सच में परमाणु बम है या नहीं है। पर इस तरह से मुझे ये लगता है कि ईरान को उस रास्ते से हटाना संभव नहीं होगा, चाहे वो देर सवेर फिर कोशिश करेगा कि इस तरह के परमाणु अस्त्र बनाए, ताकि ये भी धारणा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि यदि किसी देश के पास परमाणु बम होता है तो उस पर शायद कोई बड़ी शक्ति किसी तरह का भी दबाव नहीं डाल सकती या युद्ध नहीं कर सकती। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया का एक उदाहरण लें आप, कि 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले कार्यकाल में खुद एशिया में आए और अपने आप आकर बातचीत की उन्होंने किम जोंग उन के साथ। तो इसको कई बार विशेषज्ञ मानते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शायद इसीलिए अमेरिका उनको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि जो असैसिनेशन स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि क्या खमेनी की हत्या हो सकती है, जो खुलकर इजराइल अब बात करने लगा है, वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इन चीजों में आपको थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट लाने की जरूरत होती है। जैसे पहले ही दिन पिछले शुक्रवार को आधा दर्जन सैन्य नेतृत्व के जो कमांडर्स थे उनकी हत्या हुई, या कुछ आधे दर्जन वैज्ञानिकों की हत्या हुई। जाहिर है उसके बाद ईरान चौकन्ना है और पूरी कोशिश करेगा कि इस तरह का हादसा ना हो, और हादसा हो भी जाता है जी। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन, आने वाले नेतृत्व भी इस रास्ते से पीछे नहीं हट पाएंगे। एक राइट। पूरे राष्ट्र में ऐसा मूड बन जाता है, और खासकर इजराइल को लेकर ईरान में ऐसा माहौल है कि ऐसा नहीं होगा कि आने वाली कोई दूसरे नेतृत्व इस रास्ते से पीछे हट जाएंगे। तो शांति से, दोस्ती से बात करनी चाहिए थी। राष्ट्रपति ट्रंप को G7 शिखर सम्मेलन में रहकर इन सब राष्ट्र अध्यक्षों से बात करनी चाहिए थी, बात को यूएन सुरक्षा परिषद में ले जाना चाहिए था। वो रास्ता मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय कि आप जोर जबरदस्ती युद्ध से किसी को किसी बात पर मनाने पर आपको लगे कि हम कर सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। शशांक सर, अब फाइनल अब आगे क्या होगा अगर सारी जो परिस्थितियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के पक्ष में अब ट्रंप और इजराइल दोनों के दोनों हैं, तो ऐसे में आगे क्या होगा? आज हमने चीन का बयान भी देखा। चीन का पहला शी जिनपिंग का आधिकारिक बयान आया है जिसमें वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उससे वो चिंतित हैं। स्वाभाविक रूप से रशिया, चाइना के कुछ जो पुराने ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, वो इशारा करेंगे कि संभवतः कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में वो खड़े रहें। बट आगे क्या होगा सर, अगर कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है या किसी निर्णायक मोड़ की तरफ अमेरिका अपने स्टाइल से चलने की कोशिश करता है, तो क्या हम एक बड़ा खाड़ी युद्ध देख रहे हैं सर एक और? देखिए, भारत को तो इस समय सबसे पहली चिंता करनी चाहिए जो हमारे भारतीय विद्यार्थी हों या और भारतीय बिजनेसमैन और लोग वहाँ इजराइल में या ईरान में हैं, कि उनको सेफली वहाँ से निकाला जाए। दूसरा, चूंकि जो भारत की डिपेंडेंस है एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, ऑयल के ऊपर 85% तक, तो उसके लिए हमको ऑल्टरनेटिव रूट्स और ऑल्टरनेटिव रास्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें अगर युद्ध चलता है ज़्यादा अरसे तो इसमें एकदम से तेल के बाजार में आग लग सकती है और वो जो है 100-150 तक पहुंच सकता है। तो उससे बहुत भारत की जो है आर्थिक प्रगति में बहुत क्षति होगी। तो वो ध्यान में रखकर हमको उसके बारे में सोचना होगा। तीसरा, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से और देशों के साथ में मिलके हम अपने कोशिश करें कि ये मसला जल्दी जल्दी हल हो, और इसमें किसी तरीके से हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे पाकिस्तान का मसला एक बार बोला गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल के खिलाफ, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि अगर पाकिस्तान और ईरान दोनों मिल जाते हैं और दोनों ही एक तरीके से साथ में मिलकर
न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के उसमें एग्रीमेंट करते हैं, तो सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे समीकरण बने कि जैसे नॉर्थ कोरिया का है, तो उसी प्रकार से जो है ईरान पाकिस्तान की जो भी शर्तें हों वो मान जाए, उनको पैसा देने के लिए या उनको अपने साथ में जो कुछ भी पाकिस्तान को चाहिए जी। कि किसी तरीके से वो न्यूक्लियर वेपन इनके साथ में आ जाए। तो हम समझते हैं कि अब उनके दिमाग में यही बात आ रही है कि आगे जाके न्यूक्लियर वेपन बनाना वो तो नामुमकिन लगता है। अब तो किसी तरीके से उनको ये बताना है कि ऑलरेडी बन चुका है और हम उसको जो है अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी स्वर्ण सिंह साहब ने भी बोला है कि उत्तर कोरिया के जो रूलर्स हैं वो बार बार कहते रहते हैं कि हम जो है गुआम पर पहुंच जाएंगे और हम यहाँ पहुंचा देंगे, साउथ कोरिया के ऊपर कर देंगे हमला और देशों के ऊपर हमला कर देंगे। तो मतलब ये है कि उन्होंने जिस प्रकार से न्यूक्लियर अपना वो बना लिया है वेपन्स, तो ईरान को अब ये किसी तरीके से लगेगा कि किसी न किसी तरीके से वो भी उस वेपन को कंट्रोल कर ले अपने हाथ में। एब्सोल्युटली सर। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब क्या होता है और किस दिशा में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। स्वर्ण सिंह सर, बस संक्षेप में आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, अब आगे आप क्या परिस्थितियाँ देख रहे हैं और भारत के लिए मोदी साहब जो G7 में गए हैं और संभवतः वो अपने रोल्स के लिए कुछ पक्ष तलाश रहे होंगे, विंडोज़ तलाश रहे होंगे कि कैसे वो एक क्रिएटिव भूमिका निभा पाएँ, कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएँ। क्या भारत के लिए कोई गुंजाइश इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बची है सर? और अगर बात आगे बढ़ती है तो भारत को क्या करना होगा? बिल्कुल, इसी माहौल में मुझे लगता है भारत के लिए अवसर भी है कि आगे बढ़कर कुछ जिम्मेदारी ले इन सब चीज़ों को लेकर, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज आप देखें कि चाहे वो भाषा की बात हो, व्यवहार की बात हो, तौर तरीकों की बात हो, यहाँ असैसिनेशन को आप जस्टिफाई या लेजिटिमेट करते हुए नजर आते हैं और ये तौर तरीके जो हैं वो बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नजरिए से, विश्व में चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के नजरिए से भारत पर एक तरह से जिम्मेदारी भी आती है कि वो अपने आगे बढ़कर योगदान दे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। और ये भारत ही नहीं कह रहा है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो बड़े शक्तियां, दूसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के नेतृत्व पर जो उनका निर्भर होना है उसको कम किया जा सकता है, क्या वो कोई दूसरे तरीके से चीजों को सुधार सकते हैं। तो लगातार दूसरे बड़े देश भी भारत से जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप के जाने से हाँ एक अवसर खो दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की यदि सीधे बात होती तो जो व्यापार की संधि पर लगातार बातचीत हो रही है वो शायद अच्छा, उसको सकारात्मक असर हो सकता था। और उनके ना होने से भी एक तरह से जो है बाकी के देश लगातार कोशिश करेंगे बैठकर आपस में कोई सोच साझा करने में कि चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो या फिर ये युद्ध को लेकर चिंता हो जी। इस पर सब देश मिलकर क्या कर सकते हैं। तो उसमें भारत की जो लगातार नीति सब युद्धों में रही है वो ये कि वो किसी तरह भी पक्षधर नहीं होना चाहता, वो केवल जो विक्टिम्स हैं उनको लगातार मानवीय सहायता पहुंचाता है और युद्ध विराम करने की लगातार कोशिश करता है। तो ये जो भारत की नीति है मुझे लगता है वही नीति जो यूक्रेन में रही, वही नीति जो इजराइल हमास युद्ध में रही, वही नीति मुझे लगता है आज इजराइल और ईरान के युद्ध में भी बनी रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते भारत का ये एक जो अलग तरीका है इस तरह की समस्या को सुलझने का, सुलझाने का जी, उसको एक अवसर मिलेगा सामने लाने का, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व भी बनाए रखने की मुझे लगता है एक और उम्मीद बनेगी। एब्सोल्युटली सर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत को पूरी दुनिया और जितने भी पक्ष हैं संभवतः एक उम्मीद की किरण के नज़रिए से ज़रूर देख रहे होंगे, बशर्ते इज़राइल और ईरान और कुछ हद तक अमेरिका वो मंच दें भारत को जिसकी उसको आवश्यकता है। बहरहाल अपनी तरफ से तो भारत की पूरी कोशिश है कि दोनों पक्ष बातचीत से, डिप्लोमेटिक तरीके से अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सुलझाएं और इलाके में अमन चैन कायम हो। बट देखते हैं आगे क्या होता है। रियल एंड बेटर देन सीज फायर, ये जो बातें कह गए हैं ट्रंप, इसके क्या मायने हैं ये अभी तक टटोले जा रहे हैं। अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल होंगे कि दरअसल ट्रंप चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की एंट्री ने अब कुछ नए समीकरणों को जन्म दिया है। आगे भी विश्लेषण जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।